आई रियली रिस्पेक्ट दिस राइटर डायरेक्टर जिसने लोगों को रियल माने में एंटरटेन किया, मिस्टर रूमी जाफरी। मुझे पहली फिल्म जो मिली एज राइटर वो मेरे बर्थडे के दिन अनु भाई की वजह से ही मिली। गिफ्ट में घड़ी दी थी, एक गिफ्ट अनु भाई ने ऐसी घड़ी दी कि 10 मिनट में मेरा वक्त चेंज हो गया। आपका जो जुड़ाव है नंबर 1 से रहा है। डेविड की जितनी फिल्में हैं इट्स अ सक्सेस स्टोरी। जो जितने स्टार थे उनका डेविड धवन पे भरोसा, डेविड साहब का मुझ पे भरोसा, ये एक पूरी टीम का सिर्फ भरोसे पे काम चल रहा था। आपने कॉमेडी जब आपने फिल्म खुद बनाई और आपने डायरेक्ट की चेहरे, दोनों थ्रिलर्स। मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। उन्होंने डिस्करेज भी किया कि यार रूमी ये 70% एक रियल टाइम में एक कमरे में ये टीवी सीरियल हो जाएगा। मैंने इसीलिए तो लिया है कि मेरे लिए चैलेंज होना चाहिए। चेहरे जब शुरू हुई जी बोले भाई मैंने सिर्फ एक ही बात करने के लिए बुला कि इस फिल्म में मैं फीस नहीं लूंगा। गोविंदा एक ऐसा एक्टर है जिसकी फैन फॉलोइंग आज भी है। आपकी सोच को वो पंख देता था कि सोचो क्या सोचना, मैं तुमको सब करके दिखा दूंगा। अरे भाई क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म अभी तक बना नहीं, कुली का काम करने के लिए लोग आ गए। नहीं, गांव के भूखे नंगे लोग आ जाते हैं। तुम एक काम करो, तुम इसको हमाली पर लगा दो। यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ। मैं अपनी AC BC DC कार में जाकर बैठता हूँ। ओके। छतरी। सतीश कौशिक, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। मैंने जितने कैरेक्टर में सबसे ज्यादा जान जो सतीश भाई ने डाली है। पप्पू बेदर के आवन जावन का टाइम बच जाता, टमाटर के आखिरी दाने। फोन पे उनका स्टाइल था, हेलो रूमी 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 रूमी। 1995 में आपने कुली लिखी जिसमें गोविंदा साहब थे। उसके बाद 2020 में आपने कुली वापस लिखी और उसमें वरुण धवन था। गोविंदा स्टार था हाँ। और दोस्त था, वरुण स्टार बाद में था, पहले मेरा बच्चा था। क्या रह गया जो अभी आप वो करने की तलाश में हो? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी काम निकले। Namaskar viewers, welcome to my show, the Ashok Pandit Show. I'm really thankful to you once again that the way you have been encouraging me, the way you are responding to my show with brilliant responses. I'm really thankful to you and I'm really मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। दोस्तों इस एपिसोड में मेरे सामने एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिसने लोगों को, ऑडियंस को, पब्लिक को रियल माने में एंटरटेन किया है, हंसाया है। हंसाना बहुत सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम जो है वो हंसाना है। रुलाने के लिए तो 2 सेकंड लगते हैं, रोने में तो मास्टर हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रोने में। और वो इमोशन ही ऐसा है कि वो आसानी से हो जाता है। I really respect this man. I really respect this writer, director of our industry. And this man doesn't need any introduction, to be very honest. He's none else than Mr. Rumi Jaffrey. रूमी जी एक ऐसी शख्सियत है, जैसे मैंने आपसे कहा कि इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स, टॉप डायरेक्टर्स, टॉप प्रोड्यूसर्स के साथ रूमी जी ने अपना टैलेंट जो है वो पब्लिक के सामने, लोगों के सामने लाया है। एंड टुडे आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। नॉर्मली ही डजंट ही अवॉइड्स एंड ही नोज हाउ टू अवॉइड such interviews and such shows, but I know that out of love what he has for me and the kind of passion he has for me, he's agreed to come to this show. रूमी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ना करने का सवाल ही नहीं उठता। उसका रीज़न ये है कि हमने जब से होश संभाला है, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में पंडित की बड़ी इज्जत थी। तो हम तो वैसे ही, इसलिए मैं तुमको कभी अशोक बुलाता नहीं, मैं पंडित जी बुलाता हूँ। अब पंडित जी का हुक्म हो तो आदमी ना करके पापी थोड़ी बनेगा। नहीं रूमी जी, हुक्म नहीं कर सकता मैं आपकी, सच्ची में आपके टैलेंट की और आपके एज ए ह्यूमन बीइंग आई रियली लव यू। आई रियली appreciate the way you have gone through your entire journey. और आपकी जर्नी जो है वो इतनी इंस्पायरिंग है, क्योंकि आपके साथ जब भी उठता हूँ, बैठता हूँ, आपसे बातें सुनता हूँ, तो बहुत इंस्पायर करते हैं आप, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है। जिस किस्म के काम आपने किए हुए हैं, जो चीज़ें आपने क्रिएट की है, और मैं चाहता हूँ कि लोगों को
कैमरे के पीछे जो लोग होते हैं उनको सुनना और उनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिएटर्स जो है रियल माने में आप जैसे शख्सियत ही होती हैं। रूमी भाई, आप बेसिकली जो हैं वो भोपाल से, कैसे शुरू हुआ ये शौक़, ये लिखने का शौक़, ये पूरा प्रोफेशन, ये पूरा जो सिलसिला है आपकी लाइफ का, बताइए कि हाउ डिड यू ऑल स्टार्ट? देखो, लिखने की जो शुरुआत है ना, वो क्या है, बचपन से ही मैं जिस शहर में, जिस घर में पल के बड़ा हुआ, तो हमारे घर में माहौल थोड़ा साहित्यिक था, अदबी माहौल था, लिटरेचर का माहौल था, फिल्म का नहीं था, लेकिन लेखनी थी, लेखन था घर के अंदर। मतलब मेरे जो फादर के बड़े भाई थे, मतलब वो भी शायर थे बड़े, मेरे फादर भी हैं, मतलब मेरे फादर को अभी 3 साल पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, लेकिन सब लिटरेचर में ही। मैं अकेला था जिसको थोड़ा सा मैंने थिएटर करना शुरू किया, जिसकी वजह से मेरा रुझान बढ़ा, और फिर मैंने प्लेस वगैरह कुछ लिखना की कोशिश की, कुछ करने की कोशिश की, तो उससे मेरा रुझान मतलब लिटरेचर से हटके, मतलब गज़ल, नज़्म और दूसरी चीज़ों से हटके नाटक में, थिएटर में, इनमें और कैरेक्टर्स में मेरा देखना मैंने शुरू किया। मतलब फिर उसके बाद जैसे कि होता है ना, आप अपने भोपाल के हद तक, भोपाल के मध्य प्रदेश की हद तक जितना काम करना था कर लिया जी। जब आदमी को कोई नेशनल लेवल पे काम करना होता है, पूरे देश में नाम करना होता है, ख़ास तौर से फिल्म इंडस्ट्री में करना होता है, तो आपके पास मुंबई आने के सिवा, जो आज मुंबई है, कोई और रास्ता नहीं होता जी। तो ये सब सोच के मैंने डिसाइड किया। बस ये है कि जब कोई ऐसा सवाल पूछता है ना, तो यकीन जानो थोड़ा सा ब्लैंक भी हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने कैसे डिसीजन ले लिया, और मेरे घर वालों ने मेरी खुशी के लिए, या मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने मुझे इजाज़त भी दे दी जाने की और रहने की। या अभी तुम पूछ रहा, तो मेरे दिमाग में ये साथ साथ ये भी चलता है जी। कि ना फिल्म इंडस्ट्री का कोई बैकग्राउंड, ना बॉम्बे में किसी को जानते, ना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग। कि होता है कि अच्छा आदमी एफटीआई का नहीं है तो कम से कम भोपाल में था, भारत भवन रंगमंडल का है, एनएसडी का है, उम्र भी नहीं थी, मेरी 19 साल का था। तो अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि यार ये जैसे होता है ना कि आज मेरा बेटा 19 साल की उम्र में कोई परमिशन मांगेगा कि मैं कहीं शिफ्ट हो रहा हूँ स्ट्रगल करने के लिए नई दुनिया में, नए प्रोफेशन में, जिसका कोई तजुर्बा नहीं है, तो शायद मैं इजाज़त ना दूँ। तो ये मेरे घर वालों का बड़प्पन है, और उनकी मतलब उनकी पूरा मेरे ऊपर फेथ है, या ऊपर वाले पे फेथ है कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी, तो मैं यहाँ आ पाया, रह पाया, और फिर जो कोशिश और सिलसिले हुई है, फिर आज अशोक पंडित के सामने बैठे। रूमी जी, आई वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट योर फादर। आपके डैड जो है बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। हम जब शूटिंग कर रहे थे भोपाल में साथ में, तो मुलाकात भी हुई उनसे, उनकी किताब कुछ रिलीज़ हमने की थी। उनका कंट्रीब्यूशन या उनके बारे में लोगों को जानना जो है बहुत ज़रूरी भी है, और आपकी जो इनहेरिटेंस है कलम की, उसके बारे में कुछ शेयर करिए ना प्लीज़। हाँ देखो, मैं ये अच्छी बात, आज तक किसी ने ये सवाल मुझसे पूछा नहीं। आज ये है तुमको उनके 2-3 जो कंट्रीब्यूशन बड़े हैं जी हमारे देश में और साहित्य में, वो बताता हूँ जी। उनका एक कंट्रीब्यूशन तो ये है, जब हम छोटे ही थे तो एक राइटर हुए हैं, उनका नाम था मीर अनीस और मीर दबीर। तो जो शिया कम्युनिटी है, ये मरसिये बहुत पढ़ते हैं, उन्होंने मरसिये लिखे, वो लेजेंडरी हैं, उनके मरसिये उर्दू में हैं जी। तो 77 में जब शाह ईरान हिंदुस्तान आए थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी फॉरेन मिनिस्टर थे जी। तो पापा ने उस किताब का पर्शियन में, फ़ारसी में, पोइट्री में तर्जुमा किया था, ट्रांसलेशन, ओह, जो बहुत अनोखा काम था, उसी मीटर में करना, पर्शियन में। हाँ, तो वो क्या हुआ, उस टाइम पे बीजेपी में थे आरिफ बेग जी। तो आरिफ बेग मेरे फादर के दोस्त थे, जानते थे, तो उनको पता था कि ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार कौसर साहब, ये जो है ना सिद्दीक साहब, आप कंप्लीट कर दो। मैंने अटल जी से बात की और सबसे बात की, उन्होंने कहा शाह ईरान को जो तोहफे देना है, इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती तोहफा देने के लिए। तो मेरे फादर ने डे नाइट, मुझे याद है, वो पहले वो बर्रू से लिखते हैं तो कैलीग्राफी अच्छी, जी, जी, जी। तो मेरे फादर क्या करते थे, पेन का निब जो है ना, उसको तोड़ के और आड़ा घिस लेते थे, क्या बात। तो वो पूरा वो बन जाता था, बर्रू जिसे बोलते हैं ना। हाँ, करेक्ट। हाँ।
तो पापा ने डे नाइट बैठ के वो किताब लिखी और फिर लेके दिल्ली गए, और जो जो तोहफे देने के लिए थे वो पहले हाई कमिश्नर को दिखाए जाते हैं, जी। प्रोटोकॉल है। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने जब किताब का बताया, तो क्योंकि रिलीजियस चीज़ उनके लिए बहुत बड़ा है वो, तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो। उन्होंने किसी खोली और उसके बाद बोले कि आप एक काम करिए, इसकी 10 कॉपी दे दीजिए। तो मेरे फादर ने कहा ये एक ही है। बोले एक मतलब? पापा ने कहा मैंने हाथ से लिखी है। क्या बात। तो बोला आप झूठ बोल रहे हो, ये प्रिंटेड है। मेरे फादर की राइटिंग ऐसी है, अभी भी किसी ने फेसबुक पर डाला है कि ये हाथ से लिखा हुआ है, ये छपा हुआ नहीं है। माय गॉड। तो उसने मालूम क्या किया, हाई कमिश्नर ने एक पेज के नीचे गया, पेज नंबर पे ऐसे थूक लगा के मिटा के देखा कि सचमुच हाथ से लिखी है कि नहीं। तो वो अटल जी ने लाल किले के अंदर रज़ा पहलवी जो आए थे शाह ईरान, उनको किताब गिफ्ट की थी। तो ये एक उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और दूसरा जो अभी हुआ है, जिसकी वजह से पूरे उर्दू साहित्य में और उर्दू जानने वालों में तहलका मचा हुआ है। उर्दू की हिस्ट्री बताई जाती है, फिर उर्दू शायरी शुरू हुई है वली दखनी से, वहाँ से हैदराबाद से और दिल्ली से। मेरे फादर ने अभी रिसर्च करके पूरी किताब लिखी है, अभी रिलीज़ हुई है 2-3 महीने पहले, जिसमें उन्होंने ये साबित किया है कि उर्दू जो है ना, और उर्दू शायरी इन सब शायरों से 100 साल पहले मध्य प्रदेश में मालवा और बुरहानपुर से शुरू हुई है। क्या बात। और पूरे एविडेंस के साथ उन शायरों की पोइट्री के साथ उन्होंने किताब छापी। तो जो ये मतलब उर्दू का इतिहास जो चला रहा है 500 साल से, वो पूरा पलट दिया है। तो आज हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक इस बात की चर्चा हो रही है कि यार ये तो उन्होंने साबित कर दिया। कमाल। ये उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन, अभी लेटेस्ट, अभी 2 महीने पहले की बात। कमाल है, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। और अभी भी देखो उनकी मतलब टचवुड वो 92 के हैं, लेकिन आज भी वो 3 से 4 घंटे रोज़ लिखते हैं बैठ के। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये इनरेटिव्स जगह वही जो वाइब्रेशंस हैं, वही जो नरेटिव्स है, वो आपके अंदर तो जो लिखने का बाकायदा बिल्कुल सही इनरेट है, किया वो आपने, विरासत में मिलता है ना जो। है ना। रूमी जी, थिएटर डेज में जो आपने थिएटर की बात की, तो अन्नू कपूर और नादिरा बब्बर के साथ आपने को थिएटर वर्क किया हुआ है। अन्नू कपूर का और नादिरा जी का क्या कंट्रीब्यूशन है आपके? कंट्रीब्यूशन अन्नू कपूर का बड़ा है जी। उसका रीज़न ये है कि जब मैं यहाँ आया, तो मैं पहले जब मैं उतरा यहाँ आके, तो वो एक कल्याण के बाद एक जगह है मुमरा। मुमरा स्टेशन से भी कुछ 6-7 किलोमीटर दूर एक विलेज था, उसका नाम था कौसा। अभी बहुत साल के बाद गया तो वहाँ बिल्डिंग बन गई। पहले वो बड़ा खेत थे और पहाड़ थे, बड़ी खूबसूरत जगह थी। तो वहाँ पे मैं उतरा था। फिर वहाँ से जब मैं निकला, इधर शिफ्ट हुआ, मैंने डिसाइड कर लिया जब 100% मुझे बम्बई में रहना है तो और फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है। जब मैंने ये डिसाइड किया तो फिर मैं कुछ समझ में नहीं आता था, मतलब होता है ना कि किधर से पशुपेक्ष में घुसूँ, किधर से क्या क्या और कैसे होता है ये सब। तो मेरे कुछ सीनियर थे भोपाल के जो यहाँ आ चुके थे। एक अरुण वर्मा था, अभी उसकी डेथ हो गई 2 साल पहले, और महेंद्र था, आभाती, काफ़ी लोग थे, लेकिन मेन जो है अरुण वर्मा। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, अपन लोग जो है ना थिएटर करते हैं। अब थिएटर में भी यहाँ पे कहीं एंट्री नहीं है, फिल्म वो भी वैसे ही है बिल्कुल, दरवाजे बंद हैं। तो उस टाइम पे इप्टा, नादरा जी, दिनेश ठाकुर, ऐसे कई ग्रुप थे। तो ये है कि एंट्री नहीं मिलेगी, मिल भी गई तो वही पीछे काम करो बैक स्टेज पे। तो मैंने कहा यार यहाँ भोपाल से थोड़ी मैं ये सब करने आया हूँ, तो मैं क्या, तो हम लोगों ने कहा एक काम करते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं। तो हमने अपना ग्रुप बनाना शुरू किया, और हमारे किस्मत से वो भोपाल थिएटर ग्रुप बना रहे थे, तो उसमें अन्नू भाई आ गए, अन्नू कपूर। अच्छा। अन्नू कपूर भोपाल की पैदाइश है उनकी, है ना, भोपाल में ही। जी 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 जी। तो उनके आने से अन्नू भाई उस टाइम पे स्टार बन चुके थे। मतलब उनका एक अच्छा वो था थिएटर में भी और फिल्म में भी। तो उसमें आ गई बहुत जान हमारे ग्रुप पर। हमने ये मतलब पहला प्ले जो किया, वो पुराना जो पारसी थिएटर होता था ना, जो पोइट्री में डायलॉग होते थे आगाश के, है ना, शेक्सपियरियन स्टाइल में जो। तो हमने किया अपना जो पृथ्वीराज कपूर करते थे ओपेरा हाउस में। तो मुझे याद है जब हमने किया वो प्ले लैला मजनू पृथ्वी में, और 87 में पृथ्वी फेस्टिवल हुआ। आपने एक्टिंग की? हाँ, मैंने एक्टिंग की, मैं था उसमें। अन्नू भाई भी एक्टिंग करते थे, डायरेक्टर भी थे, और आलोकनाथ भी थे, एक रवि झाकल थे, क्या रविशंकर केमू वो म्यूजिक करता था। अच्छा। ना लाइट, हाँ। और कौन था, रवि झाकल थे, एक काफ़ी लोग थे, सब सीनियर थे, मैं ही सबसे छोटा बच्चा था उसमें। इसीलिए अन्नू भाई जो है ना मुझे बड़ा लाड़ करते थे। अच्छा। बाकी सब तो NSD के उसके बड़े बड़े लोग, और मैं एक 20 साल का था। अन्नू भाई मुझे तब से पता नहीं क्या हुआ, अन्नू भाई मुझे बहुत मोहब्बत करने लगे, छोटे भाई की तरह। उससे मुझे बड़ा मॉरल सपोर्ट मिला।
अन्नू भाई के साथ। मतलब प्ले तो बाद में बंद हो गया जी। हमने करने के बाद, लेकिन अन्नू भाई से जो मेरा रिश्ता कायम हुआ पूरे परिवार से, मतलब जो मुझे पहली राखी मुंबई में बांधी वो अन्नू भाई की जो सिस्टर सीमा नहीं बांधी मुझे जी। उसके बाद जो है रंजीत भाई हो, पूरा परिवार, मम्मी हो, एक मेरा परिवार जैसा हो गया। तो और उस ज़माने में एक और चीज़ होती थी, तो मैं याद होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आप स्ट्रगल तो कर लोगे, आपको कोई फ़ोन कहाँ करेगा, घर ही नहीं है तो फ़ोन कहाँ से आएगा तो फ़ोन, मोबाइल या पेजर तो आया नहीं था, तो आपको एक नंबर चाहिए होता था जहाँ पे आपका फ़ोन आए और जिसके आए वो सीरियसली आपका मैसेज लिखे। हाँ, करेक्ट। तो एक मेरे दोस्त थे बड़े भाई की तरह भोपाल के, कमल शुक्ला, लिंकिंग रोड पे उनका बांद्रा टॉकीज के बिल्कुल पड़ोस में ऑफिस था। तो उनकी सेक्रेटरी उनका नंबर देता था मैं, लेकिन वो ऑफिस सुबह 11 से शाम को 5:30-6 बजे बंद हो जाता था। हमारी तो जिंदगी शुरू होती थी 5 बजे के बाद। तो अब कोई प्रोड्यूसर को अगर 10 बजे से पहले और 5 बजे के बाद याद आई तो किसको फ़ोन करेगा। तो अन्नू भाई का नंबर देता था, अन्नू भाई के घर का। और अन्नू भाई इतने स्वीट थे कि उनके यहाँ एक रजिस्टर, पहले सबके यहाँ होता था टेलीफोन के, डायरी या रजिस्टर कि जो भी फ़ोन आए वो नौकर नोट करे। तो मेरे लिए कोई फ़ोन आता था तो अन्नू भाई का नौकर जो था जय, वो तो लिखता ही था। अन्नू भाई खुद उठा लेते थे तो वो भी लिखते थे और मुझे बताते थे कि बेटा सुन, तेरे लिए फलाना फ़ोन आया था, अशोक पंडित का, उसको फ़ोन कर लेना। तो ये उनका एक बहुत कमाल का कॉमरेडशिप। देखो ये जो आप इंसिडेंट सुना रहे हो रूमी भाई, ये कॉमरेडशिप और ये वननेस और एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना, एक दूसरे की चीज़ों को समझना, ये अपने आप में एक विरासत है हम लोगों की यार। क्या मतलब, देखिए ये जो इंसिडेंट है, इट इज एन इंसिडेंट, रोंगटे खड़े हो गए भाई। मैं तो इसलिए तो आज करेगा कोई आपके जिंदगी में, कोई लाइफ में, ये कल्चर ही खत्म हो चुका है जहां हम एक दूसरे के लिए खड़े हों। है ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन तकलीफ लेना, आपका नंबर नोट करना उस बंदे का और फिर आपको बताना। भाई अन्नू भाई तो मेरे नंबर उठाते थे। आज ज़माना इतना ख़राब है कि आदमी के खुद के लिए फ़ोन आता तो नहीं उठाता, वो झूठ बोल देता है। अरे कहाँ हो, ज़रा काम है, नहीं मैं दिल्ली में हूँ, समझे ना। वो अपने नंबर के लिए झूठ बोल देता है, दूसरे कहाँ से लिखेगा। तो अच्छा अपना, हाँ। दूसरी बात तुमको बताऊँ मैं, जैसे अन्नू भाई का एक और चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि मुझे पहली फिल्म जो मिली एज ए राइटर, वो मेरे बर्थडे के दिन और अन्नू भाई की वजह से ही मिली। अच्छा, क्या हुआ, मेरा बर्थडे था तो मैं यहाँ अंधेरी शिफ्ट हो चुका था, यहाँ रहता था मैं वीरेंद्र साई रोड पे ही। तो अन्नू भाई आए सुबह। अच्छा, रात को मेरा एक बेस्ट फ्रेंड जो था, मतलब समझो सगा भाई था, उसका नाम था उदय बावकर, महाराष्ट्रियन था वो, ग्वालियर का, और टेक्सटाइल इंजीनियर था। फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था। तो हम दोनों हमेशा साथ ही रहे। मेरी उससे दोस्ती हुई थी एयरपोर्ट कॉलोनी में जब मैं रहता था। तो वो जब तक बॉम्बे छोड़ के नहीं गया, वो मेरे साथ, हम दोनों साथ ही रहते थे। चाहे वो मेरा 1 कमरे का घर हो, चाहे 3 का हो, चाहे मेरी पूरी फैमिली आए, मेरी सिस्टर मदर, सब जो भी दोस्त, तो हम लोग साथ ही रहना, साथ सोना, साथ खाना जी। तो अब मेरा बर्थडे था, और क्या होता है, आप बचपन से बड़े हो रहते हो, घर वाले आपका बर्थडे मनाते हैं ना, आप एक्साइटेड होते हो। अच्छा, उस ज़माने में सेलिब्रेशन की साल में 2-3 चीज़ें होती थी, त्यौहार और बर्थडे। तो वो एक्साइटमेंट बना रहता था बर्थडे का। अब आजकल अच्छा मालूम है, केक बर्थडे पे ही खाने को मिलेगा, गिफ्ट बर्थडे पे ही मिलेगा। तो वो बर्थडे मनाने का एक एक्साइटमेंट होता था। तो मेरा बर्थडे था और मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। मैं बड़ा उदास था। मैं कहा उदय यार, कल बर्थडे और दोस्तों को खिलाने के लिए, दावत रखने के लिए, पार्टी के लिए पैसे ही नहीं है। तो उदय का परमानेंट होता था, अरे गुरु सब हो जाएगा। कुछ भी मैं बोलता था ना, कभी जैसे डिप्रेस भी हो जाऊँगा, यार क्या, अरे गुरु सब हो जाएगा, बस ये इसका। तो सुबह अन्नू भाई आए, मैं सो रहा था, अन्नू भाई आए, मुझे बर्थडे विश किया और बोले मैं जा रहा हूँ ज़रा कुछ काम से, मैं तेरे को विश कर दूँ, तू एक काम कर, घर आ जा, लंच मेरे साथ कर, क्योंकि रात को मेरी शूटिंग है। हाँ ठीक है। मैं आराम से फिर दोपहर में उनके घर गया, खाना वाना खाया। तो उनका यहाँ 4 बंगला में सीमा सोसाइटी है, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे घर था, और उनके तो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो बाहर कुर्सी लगा के हम बैठ भी जाते थे। तो उनके पड़ोसी थे महेंद्र शाह, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। करेक्ट। तो जैसे ही हम खाना खा के निकले, मेरा अन्नू भाई, तो महेंद्र भाई कॉर्डलेस लेके पता नहीं किसी पे चिल्ला रहे थे, गाली बक रहे थे। तो अन्नू भाई ने बोला क्या हो गया महेंद्र भाई? तो बोले यार भी 2-3 राइटर मैंने बिठाए हुए हैं आनंद होटल में, हरे राम हरे कृष्णा के पास। बोले
मैंने प्यार किया इतनी बड़ी हिट हुई है, भाग्यश्री किसी से मिल नहीं रही है, मेरी पिक्चर हाँ की है, मैंने साइन किया, वो कहानी सुनने का बोल रही है, साले कहानी नहीं लिख पाया अभी तक, क्या सुनाऊँ उसको मैं, हाथ से निकल जाएगी। हाँ तो अन्नू भाई ने कहा, मैंने कहा भाई रूमी के पास अच्छी कहानी है, इससे सुनो आप। हाँ तो उन्होंने एक लुक दिया मुझे, क्योंकि सबकी नज़र में मैं देख, एक बच्चे की इमेज थी मेरी कि करेक्ट। तेरे पास कहानी है। मैंने कहा चल बापू अंदर, ऐसे पकड़ के मुझे अंदर ले गया, अंदर जाके बैठे, सुना भाग्यश्री के लायक सुना। हाँ मैंने आइडिया सुनाया, हाँ उन्होंने ऐसे देखा, वैसे मुझे अभी तक याद है वाइट लिनन की शर्ट पहनते थे, गले में सोने की चेन, सोने की चेन। हाँ जब मैं हाथ डाला नोट निकाले, मैं ऐसे देख रहा हूँ कैसे गिने, मुझे यहाँ तक याद है 2,500 थे कि 5 में भूल गया, लेकिन मुझे पैसे दिए, बोले बापू ये कहानी मेरी हो गई। तो मैंने कहा यार, मतलब फिल्म मिलने की खुशी भी थी और साथ में ये था कि बर्थडे पार्टी के पैसे आ गए। अच्छा, अन्नू भाई ने मेरे लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, गिफ्ट में मुझे लंच करा के घड़ी दी थी एक गिफ्ट। अच्छा, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अन्नू भाई ने ऐसी घड़ी दी कि 10 मिनट में मेरा वक्त चेंज हो गया, क्या है कि नहीं? क्या बात। इससे बड़ा तोहफा बर्थडे का। तो फिर क्या हुआ, पैसे लिए, मैंने फ़ौरन उदय को फ़ोन किया, वो फैक्ट्री में टेक्सटाइल में था, मैं कहा आजा पैसे आ गए। ये मिक्स इमोशन था, फिल्म मिलने की खुशी ज़्यादा ये हो रहा था कि आज का पार्टी का हो गया। फिर जितने दोस्त थे उनको फ़ोन किया, सबको खाने बुलाया, और इस तरह मेरे बर्थडे के दिन मुझे तोहफे में पहली फिल्म मिली थी। क्या बात उसका है, नाम था पायल, और वो इतनी कमाल की फिल्म थी कि थोड़ा देखने में लेट हो गया, हाँ कि ज़रा नहा धो के अच्छे से तैयार होकर जाऊँगा तो उतर चुकी थी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने अपना करियर घायल से नहीं, पायल से शुरू किया है। रूमी भाई, आपका जो जुड़ाव है नंबर 1 से रहा है, कुली नंबर 1, बीवी नंबर 1, हीरो नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, ये नंबर 1 का जो रिश्ता जो ना, इसके बारे में कुछ बताइए ना। आपका रिश्ता डेविड जी के साथ, डेविड अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। सारी फिल्में हिट बनाने के बाद भी उस शख्स के चेहरे पे अभी तक जो है ऐसा लगता है कि पहली फिल्म शुरू कर रहा है, अगली फिल्म शुरू करने के पहले। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके एक्सपीरियंसेस डेविड जी के साथ, और ये फिल्में जो बनी हैं डेविड की भी जो है, उसके बारे में कुछ बताइए ना, आपके एक्सपीरियंसेस को लेके। भाई नंबर 1 तो ऐसा हुआ कि कोई प्लान करके नहीं हुआ जी पहली फिल्म थी कुली नंबर 1, कुली रखा टाइटल जी तो मनमोहन देसाई की फिल्म थी, जी वो टाइटल का कुछ शायद नहीं मिला, जी तो उसका आगे नंबर 1 लगा दिया, जी पिक्चर हिट हो गई। जी फिर हीरो सुभाष घी का टाइटल था, जी हीरो नंबर 1 हो गई। फिर हमने बीवी नंबर 1 जी प्लान फिर सोच के रखा, 2 नंबर 1 हिट हो गए तो बीवी नंबर 1, और वो टाइटल को लेके हुआ भी था, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसमें ये कहा कि टाइटल बदलो, लेकिन वो डेविड साहब उस पर वो है कि नहीं, बीवी नंबर 1 ही रहेगा टाइटल। और तीसरा, मुझे जोड़ी नंबर 1 का किस्सा आज तक याद है। पहले ये फिल्म शुरू हुई थी, इसका मुहूर्त हुआ जब, तो इसका टाइटल था दोस्ताना या याराना। जब मुहूर्त भी हुआ तो क्या हुआ, एक बार मैं और डेविड साहब बैठे बातें कर रहे थे, तो मीडिया वालों ने फ़ोटो खींच लिए थे, और मायापुरी या फिल्म सिटी नाम का मैगजीन था, उसमें वो क्या होता था, एक पेज पे 5-6 फ़ोटो डालते थे, और उसमें वो कॉमिक्स की तरह एक अपनी मर्जी के डायलॉग लगाते थे कि क्या बात चल रही है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, और उसको उन्होंने टाइटल दिया था डेविड धवन रूमी जाफरी जोड़ी नंबर 1। अच्छा, तो जैसे ही मैंने पढ़ा, मैं डेविड साहब को फ़ोन किया, मैं डेविड साहब ये टाइटल जोड़ी नंबर 1 होना चाहिए, ये ज़बरदस्त टाइटल है। तो फिर उसका टाइटल जोड़ी नंबर 1। अच्छा, ओके। तो इस तरह से हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्री में बहुत कुछ शुरू हो गया, चुड़ैल नंबर 1 और पता नहीं कौन सा नंबर 1, तो हम लोग नंबर 1 से भाग गए। अच्छा किस्मत देखो, जब ये सब नंबर 1 चल रही थी, देखो आप क्या होता है ऊपर वाले का, तो मेरी बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा हुई तो होता ना, पहली बेटी है, हर आदमी नाम सजेस्ट कर रहा है, नाम की लिस्ट आ रही है, तो सबको एक नाम पसंद आया, अल्फिया। अल्फिया, तो मैं चलो नाम अच्छा लगा, इसका मीनिंग तो पता करो क्या है। मीनिंग पूछा तो उसका मीनिंग है नंबर 1। क्या बात है, अल्फिया बोलते हैं ना, अल्फ, हाँ करेक्ट, अल्फिया। तो इस तरह हुआ। और डेविड साहब का तो क्या बताएं, डेविड साहब और मेरा रिश्ता जो है ना, कई रिश्ते होते हैं जो आपके काम से शुरू होते हैं, लेकिन काम कहीं बैकग्राउंड में रह जाता है, आपके रिश्ते जो है ना बहुत आगे निकल जाते हैं। तो डेविड साहब का मेरा रिश्ता जो है ना, वो काम से बहुत आगे निकल चुका है। सोचता उसकी डेविड की जितनी फिल्में हैं,
हाउ डज ही स्टार्ट ऑफ, मतलब आप चूंकि जुड़े हुए हैं उनके साथ काफ़ी टाइम से, स्क्रिप्ट्स लिखी हैं आपने उनकी, कंसीव कैसे करता है वो चीज़ को आपका फिर कॉम्बिनेशन के साथ लिखने का, डायलॉग्स ये वो सब कुछ होता कैसे ये, क्योंकि सारा इट्स अ सक्सेस स्टोरी रूमी भाई, इट्स अ सक्सेस स्टोरी। देखो सक्सेस भी जो है ना ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, तो इतना लॉन्ग ड्यूरेशन में, इतने लंबे ड्यूरेशन तक सिर्फ आपने सक्सेस ही देखा डेविड के साथ। तो ये फिल्मों की कुछ कितनी, देखो मैंने डेविड साहब की लिखी 21 फिल्म, 21। मुझे नहीं लगता किसी डायरेक्टर राइटर का इतना बड़ा वो रहा होगा। करेक्ट। तो एक चीज़ थी जो मैंने डेविड साहब से जो कुछ चीज़ें सीखी, अभी जैसे मैं बोला ना, मेरा रिश्ता उनके साथ अब इतना क्लोज, इतना एक फैमिली से भी फिल्म में लिखे बढ़कर ना, है। जुड़वा, हसीना मान जाएगी, मैंने प्यार क्यों किया, मुझसे शादी करोगी, हम किसी से कम नहीं, जोड़ी नंबर 1, दुल्हन हम ले हम ले जाएंगे, मैंने प्यार क्यों किया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े बीवी मियाँ नंबर, छोटे हसीना मियाँ, मन बीवी जाएगी, नंबर 1, तो कमाल है, कुली नंबर 1, कमाल है, साजन चले ससुराल, बहुत कमाल है, कमाल तो है। क्या है वो होता है ना, अभी जैसे मैं इतनी गहराई में इस पे कभी सोचा भी नहीं, लेकिन क्या होता था कि जैसे आज हम बोलते हैं ना कि विराट कमाल खेल रहा है, अब विराट से बोला कि तू कैसे खेला था, वो जवाब नहीं दे पाएगा। सही। क्या होता है कि वो एक कॉन्फिडेंस होता है, आदमी मारता रहता है और बॉल छक्के पड़ते रहते हैं। Correct. वो डेविड साहब वो फुल उसमें। और दूसरी बात क्या थी, एक टीम बन जाती है, एक केमिस्ट्री काम करती है, वो हमारी और डेविड साहब की कर रही थी। दूसरी बात क्या था, उस टाइम में ये जो आज एक्सरसाइज होती है ना, वो एक्सरसाइज नहीं थी कि हीरो को कहानी सुनाओ, फिर स्क्रीन प्ले सुनाओ, फिर डायलॉग सुनाओ, फिर है ना पढ़ेंगे और पूरी टीम बैठेगी, है ना। तो उस प्रोसेस में तो आदमी साल में एक पिक्चर बनाना मुश्किल हो जाता, और डेविड साहब साल के 3 बनाते थे। तो ये जो जितने स्टार थे उनका डेविड धवन पे भरोसा, और डेविड धवन जो है डेविड साहब का मुझ पे भरोसा, ये एक पूरी टीम का सिर्फ भरोसे पे काम चल रहा था। क्या बात है, कि क्या बात। मतलब अभी डिसाइड कर लिया, जैसे होता ना कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ, कुछ नहीं, ना टाइटल ना फिल्म, ये है कि भाई एक्टर पहले डिसाइड हो जाता था, उसके बाद हम सोचने बैठते थे कि क्या बनाए। क्या बात। फॉर एग्जांपल ये ले लो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, कि ये हुआ अमित जी और गोविंदा को पिक्चर करना है, ये डिसाइड हो गया, डेविड साहब सब डिस्कशन हो गया, चलो। उसके बाद उन्होंने ठीक है, मेरे को साइन किया, मैं सेंटोर में रूम बुक कर दिया और बैठ गया, और बैठ गया सोचने कि क्या कहानी लिखें। तो इसी तरह सारी पिक्चर होगी कि होता ना कि अभी चलो सलमान के साथ बनाना है, अभी गोविंदा के साथ बनाना है, अभी संजू गोविंदा के साथ बनाना है, बाला साहब ने जब बोला है ना स्मिता भाभी की पिक्चर, या प्रवीण भाई, तो एक्टर प्रोड्यूसर सब डिसाइड हो गए। उसके बाद कहानी सोची, और एक्टर का इतना भरोसा था डेविड साहब के ऊपर कि कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि शूटिंग से पहले आके पूरा नरेशन दो। तुम यकीन जानो 90% जो शूटिंग डायलॉग है, डायलॉग वो मैंने डेविड साहब को, उनकी आदत है कि जैसे आउटडोर में है तो सुबह मैं उनके रूम में जाऊंगा, चाय पीते पीते सुनेंगे वो, और फिर उसमें जो भी उनको काटना है वो काटेंगे, और एक्टर को फिर उनका असिस्टेंट फेयर करके दे देंगे। एक्टर ने एक दिन पहले डायलॉग भी नहीं मांगे। क्या बात है। और डेविड साहब को भी इतना भरोसा था कि उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मुझे 1 हफ्ता पहले सुना कि क्या है सी। अच्छा अभी प्रोसेस चेंज हो गया है, अगर वक्त के साथ नहीं चलेंगे, आज भी हम उसी में रहेंगे पुराने उसमें कि भाई होता है ना कि शूटिंग के दिन ही डायलॉग लिखेंगे या सुनाएंगे नहीं, तो ऐसा नहीं कि वो तरीका गलत था, सब पिक्चर चली है ना, ये तरीका जो है ये भी सही है, लेकिन आपको जो ज़माना और दुनिया जिस तरह चल रही होती है वैसे चलना पड़ता है। आज मुझे भी पूरी बाइंडेड स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, विद डायलॉग लिख रहा हूँ, डेविड साहब भी वैसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन जो इतनी सारी फिल्म हमने इतने कम टाइम में की, उसका रीज़न ये था भरोसा। क्या बात है। रूबी भाई आपने कॉमेडी सब जो भी कुछ है, लेकिन जब आपने फिल्म खुद बनाई एक अपनी, तो वो थी अनजान, और आपने जो डायरेक्ट की चेहरे, दोनों थ्रिलर्स, ये एक बहुत ही कमाल का इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि एक शख्स जो है जो आइडेंटिफाइड है अपने पर्सनालिटी से, अपनी राइटिंग से, कॉमेडी जॉनर, वो जब अपनी फिल्म बनाता है एज अ डायरेक्टर, ही मेक्स अ थ्रिलर। ये क्या चक्कर है? क्या है अपना, मैंने पहले ही तुमको बताऊंगा मैंने कॉमेडी कैसे लिखी जी। पहले तो तुमको बताऊं, जब कई बार बता चुका हूँ वैसे, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है वही जो तुमने शुरुआत की थी कि जब मैं यहाँ आया राइटिंग के लिए, तो मेरी उम्र 19 साल थी, और तुमको पता है वो 80s की फिल्म इंडस्ट्री, जी, पान खाने वाले, कुर्ते पजामे वाले, बालों में मेहंदी लगाने वाले राइटर, है ना, तो वो सब चीज़ें। और मैं जब बोलूँ राइटर हूँ तो
देखते भी थे बेचारे बड़े प्यार से मुझे, कोई कभी गाल तोड़ता था, कभी कोई फिर से कि बेटा बड़े हो जाओ पहले फिल्म लिखना, मगर ये बड़ों का काम है, बच्चों का काम नहीं है, स्कूल की नाटक थोड़ी लिखना है। फिल्म जाओ, दुनिया देखो, ज़िंदगी देखो, सड़कों पे भटको, भूखे रहो, स्ट्रगल करो, पसीना बहाओ, किसी से इश्क करो, उसका दिल तोड़ो, अपना दिल तोड़ो, तब वज़न आता है। तो मैं इरिटेट होता था कि मैं राइटर का रोल थोड़ी कर रहा हूँ कि मैं राइटर दिखूँ, मैं राइटर हूँ, तुम मेरे ख्यालात देखो, मेरी शक्ल मत देखो। हाँ, लेकिन वो नहीं होता था। मैंने बहुत टोटके किए, मैंने बिना नंबर का काले फ्रेम का चश्मा लगाना शुरू किया, ये सब बहुत सारे, मगर कुछ काम नहीं आया। तो खैर वो एक लंबी कहानी है। तो जब मेरा ये पायल मिली और फिर अब साजिद, जिस दिन से प्रोड्यूसर बन निकला, साजिद और मैं बेस्ट फ्रेंड, तो मेरी एक आदत थी अपने दोस्तों को सिर्फ हम बैठ के किस्से, भोपाली किस्से, कैरेक्टर और कहानियाँ सुनाना। तो पायल के बाद मेरी क्या हुआ, 1 महीने में 2 हफ्ते के गैप से 2 फिल्म रिलीज़ हुई। एक थी वक्त हमारा है, साजिद की, अक्षय और सुनील शेट्टी की फर्स्ट फिल्म थी वो, और एक रिलीज़ हुई रंग, जो दिव्या भारती की लास्ट फिल्म थी। उसमें आयशा जुल्का, दिव्या और जितेंद्र और अमृता सिंह थे, कमल सदाना, और दोनों सुपरहिट हो गई। और दोनों मेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी, कहीं से इंस्पायर नहीं थी, कहीं से एक सीन भी नहीं लिया था। एक कॉमेडी फिल्म थी और एक सेपरेशन पे मैसेज था कि जितेंद्र और अमृता सिंह सेपरेट हो जाते हैं, बच्चों का बंटवारा हो जाता है। तो वो दोनों फिल्म के जो रिव्यू और जो चली और तारीफ हुई, उससे मुझे फ़ायदा हुआ। उससे मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि पिक्चर चली भी। और मुझे याद है अभी तक एक जर्नलिस्ट थे जेडे जौहर, उन्होंने लिखा था मेरा फोटो डाल के, क्या दिखता है और क्या लिखता है, तब अच्छा लगता था। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ बोली कि रूमी जाफरी ने राइटर की उम्र कम कर दी, जो मुझे बाद में थोड़ा सा क्रेडिट मिला, उसी चीज़ का मिला कि रूमी जाफरी ने राइटर की उम्र कम कर दी। मेरे बाद लोगों ने यंग लड़का लड़की को फिर सुनना शुरू किया। क्या बात कि हाँ, ऐसे नहीं कि हम इनको देख के बोलेंगे बड़े हो, क्या हो, ये बड़े हो चुके हैं अंदर से काफ़ी, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर आई मेरी फिल्म अंजाम। अच्छा, अंजाम तो मैं याद है, बहुत अच्छी फिल्म थी, माधुरी ने कमाल काम किया था, राहुल जी की बेस्ट फिल्मों में से। लेकिन उसमें जो सेकेंड हाफ में जो वायलेंस था, जो माधुरी मर्डर करती है, वो इतना ज़्यादा था कि तुम्हें याद होगा पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन हुआ था, है ना, वो टीनू आनंद का जो गोश्त वोश निकाल लेती है, बहुत हंगामा हुआ था। तो क्या हुआ, उस टाइम पे लोगों ने मुझे डांटा, मतलब यहाँ बॉम्बे में भी जितने मिलने वाले थे, भोपाल में भी रिश्तेदार भी, कि तू इतना सॉफ्ट भोपाली है, इतनी अच्छी बातें करता, हंसाता, और तू इतनी खतरनाक, इतना वॉयलेंस, तू कॉमेडी लिख। तो अंजाम के बाद किस्मत से मुझे डेविड साहब ने बुला लिया, तो मैंने कॉमेडी लिखना शुरू की। तो फिर फुर्सत ही नहीं मिली, करता रहा काम। फिर जब मैंने कॉमेडी इतनी लिख ली, तो क्या होता है, तुम इस चीज़ को समझ सकते हो कि तुम्हारा भी एक बैकग्राउंड जो है उसका है, लिटरेचर का, आर्ट का। अंदर से एक बेचैनी शुरू हुई। अच्छा, मैं बड़ा कंटेंटेड आदमी हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट का बेटा हूँ, मुझे लगता है जो मिला, जो सोच के आया था उससे ज़्यादा मिल गया। मेरे को कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं, तो मुझे एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, एक बेचैनी थी कि यार मैं कुछ और भी करूं, मैं कुछ और भी कर सकता हूं, है ना। तो अब तुम जानते हो, इंडस्ट्री में फिल्म ना करना मतलब पैसे ना करना होता है। करेक्ट। तो आसान नहीं होता। तो मैंने अपनी चॉइस से डिसाइड किया कि मैं अभी फिल्म भी लिखूंगा तो सिलेक्टिव होकर कुछ ऐसी लिखूंगा जो मुझे लिखने में मज़ा आए, और डायरेक्ट करूंगा तो मैं कुछ ऐसी कहानियां बनाऊंगा जो मेरे शौक़ की, जो मैंने अभी तक किया नहीं है, कुछ नया करूंगा, कुछ अलग करने की कोशिश करूंगा। यही सोच के मैंने चेहरे जो थी कि थ्रिलर बनाऊं जो मैंने नहीं लिखी है। और उसके बाद जब मैंने कहानी वो भी की, तो मुझे कई लोगों ने डिस्करेज भी किया कि यार रूमी, ये 70% एक रियल टाइम में, एक कमरे में, ये टीवी सीरियल हो जाएगा, हम 5 हो जाएगा। तो मैंने कहा, मैंने इसीलिए तो लिया है कि मेरे लिए चैलेंज होना चाहिए, एज ए डायरेक्टर भी। राइटर आसान स्क्रिप्ट चुन ले जिसमें गैग्स हों, बड़ा आसान है, मगर मुझे ये दिखाना है कि मैं कैसे इसको एक अलग तरह से शूट कर सकता हूँ। ये चैलेंज लेके ही मैंने चेहरे बनाई और कामयाब हुआ। मुझे उसकी आज तक तारीफ मिलती है। वेरी वेल शॉट, वेरी वेल मेड फिल्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी। और बहुत ही बच्चन साहब ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था फिल्म में, बहुत ही सराहनीय था। द वे यू शॉट दैट फिल्म, उस एक हॉल में
कहानी जिस तरह से नरेट की गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई देखो ना, मुझे सबसे इतने कॉम्प्लीमेंट मिले, इतने हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मतलब राजू हिरानी जो हैं, मतलब मेरे फेवरेट डायरेक्टर, सभी के फेवरेट डायरेक्टर, और शरीफ आदमी भी हैं। बिल्कुल हाँ। तो मेरी कुछ 3-4 महीने पहले बात हुई, तो और अभी फिर हुई एक हफ्ता पहले। और दोनों बार उसने ये कहा कि पहले बोला, रूमी भाई सॉरी रूमी जी, मैं आपकी फिल्म जो है ना लेट देखी मैंने, लेकिन मैं आपको यकीन जानो मैं फ़ोन करना भूल गया, मैं अपने स्ट्रेस में था। मुझे इतनी पसंद आई, और आपने जो जो बर्फ़ शूट किया है, बोले मैं घर में देख रहा था, मुझे ठंड लग रही थी, इतना खूबसूरत शूट किया आपने, इतनी। तो राजू हिरानी का कॉम्प्लीमेंट और ऐसे कई बड़े लोगों ने जो कॉम्प्लीमेंट दिए, वो मेरे लिए बड़े मायने रखते हैं कि यार एक इतना बड़ा डायरेक्टर अगर बोल रहा है कि अच्छी शूट की है, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी फिल्म थी वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। रूमी जी, आपने बहुत कमाल कमाल के एक्टर्स के साथ काम किया है, एंड दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री। एक ऐसा एक्टर जो टाइमिंग वाइज ही इज़ द मास्टर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब वो रुलाने में भी माहिर, डांस में भी माहिर, कॉमेडी में भी माहिर, इम्प्रोवाइजेशन में भी माहिर। इसका नाम है गोविंदा। गोविंदा के साथ आपने इतना काम किया है, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करिए कि हाउ वाज इट टू वर्क विथ सच अ फाइन एक्टर, और उसका इम्प्रोवाइजेशन लेवल क्या था, क्योंकि आप स्क्रिप्ट डायलॉग्स आपके होते थे, किस हद तक वो इम्प्रोवाइज करता था, किस हद तक वो चीज़ों को ये करता था, और कैसे इनपुट उसके होते थे, क्योंकि गोविंदा एक ऐसा एक्टर है जिसकी फ़ैन फॉलोइंग आज भी है, और लोग अच्छे अच्छे एक्टर्स जो उसको फॉलो करते हैं, हाँ बिल्कुल, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो हो। ही इज़ बीन इंस्पिरेशन टू लॉट ऑफ एक्टर्स। 100%। तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करिए ना उसके बारे में नहीं प्लीज़। क्या है, देखो बताऊं, जैसे मैंने अभी बताया कि क्या होता है कि हम लोग इस मामले में बहुत लकी थे कि एक्टर फाइनल होने के बाद लिखने बैठते थे। तो इसीलिए तुमको ज़्यादातर पिक्चरों में कैसा लगेगा, जो फिल्म तुम देखोगे तुम्हें लगेगा ये यही कर सकता था, क्योंकि सोचा ही उसी के लिए गया। तो उसमें गोविंदा का सबसे बड़ा फ़ायदा जो था हमको, वो इस बात का था कि गोविंदा अकेला ऐसा एक्टर है, और इतना बड़ा एक्टर है, उसकी हर चीज़ में, वो जो तुम बोल रहे थे, कॉमेडी हो, इमोशन हो, ड्रामा हो, सब में पकड़ इतनी ज़बरदस्त है कि वो एज ए राइटर मुझे इंस्पायर करता था। अगर आप कलम लेके मैं बैठा और मैंने आंख बंद करके गोविंदा सोचा, तो मेरी सोच की लिमिट नहीं थी। मुझे पता था कि ये कुछ भी कर लेगा। जैसे कई एक्टर हैं, आप जो है ना, आप सोचते सोचते आपकी सोच रुक जाती है कि नहीं ये नहीं करेगा, करेक्ट, ये मना कर देगा, या ये कर नहीं पाएगा, करेक्ट, है ना, तो आप रुक जाते हो। करेक्ट। गोविंदा अकेला ऐसा एक्टर है कि आज भी हम लोग इतना मिस करते हैं ना उसको। कितने सीन होते हैं डेविड साहब, हम लोग बात करते हैं, कई बार होता है ना कि मिस करते हैं कि यार ये चिच्ची हो तो फोड़ दे, हाँ ये सीन डालना चाहिए, चिच्ची के लायक सीन है यार ये, तो हम लोग बात करते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको आपकी सोच को वो पंख देता था कि सोचो क्या सोचना है, मैं तुमको सब करके दिखा दूंगा। करेक्ट। और उस चीज़ को उससे बेहतर करता था, सबसे बड़ी चीज़ ये। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, जैसे गोविंदा ने खुद एक बार अपने इंटरव्यू मुझे बोला, फिर खुद इंटरव्यू दिया, बोले रूमी भाई आप मुझे इतना पी चुके हो घोट के कि कई डायलॉग ऐसे होते हैं कि लोग समझते हैं ये लिखे नहीं गए होंगे, ये इम्प्रोवाइज़ किए गए होंगे। क्या बात है ना। तो मुझे बोलना पड़ता है कि नहीं भाई ये ऐसा। फिर क्या होता था, एक और चीज़ होती है जिसमें गोविंदा के साथ मेरा सतीश भाई के साथ, खेर साहब के साथ, कादर भाई के साथ, ये कुछ ऐसे थे मतलब जिनके साथ, और इवन सलमान के साथ, संजू के साथ भी कहो, लेकिन गोविंदा के साथ ज़्यादा, और इन लोगों कि जब सीन लिख के हम गए रिहर्सल, तो मैं रिहर्सल करवाता था। जब सेट पर खड़े होकर रिहर्सल करते हैं ना, जब एक्टर रिहर्सल करते हैं ना, तो उसमें दिमाग और चलता है। तो कई बार एक्टर का कंट्रीब्यूशन आता है कि अरे यार ये अच्छा, हाँ ये बोल, ये करेक्ट। कई बार हम रिहर्सल करते करते बोलते हैं यार वो छोड़, ऐसा करते हैं तो कैसा रहेगा, तो सीन सेट पे और जम जाता है। करेक्ट। तो वो एक कलेक्टिव एफर्ट होता है, और सबका हाथ होता है उसके अंदर। रूमी भाई, आपका रिश्ता ऋषि कपूर साहब के साथ भी बहुत कमाल का रहा है। ऋषि साहब ने जब डिसाइड किया अपनी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने आपको बुलाया लिखने के लिए। तो वो जो कॉम्बिनेशन, लीगल कॉम्बिनेशन, ऋषि कपूर साहब भी अपने आप में एक हस्ती थे, और आज भी लोग उनको याद करते हैं। एक एक्टर जो इतना इंटेलिजेंट एक्टर जब फिल्म डायरेक्ट करता है, वो आपको बुलाता है। इट्स अ वेरी बिग ट्रिब्यूट टू टैलेंट लाइक यू। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं बता रहा हूँ ना, जैसे हाँ
मेरे करियर में, मेरी लाइफ में जो शुरू में कंट्रीब्यूशन एक अन्नू कपूर का, ऋषि कपूर का दूसरा जी। क्योंकि क्या हुआ, जब मुझे सीधे लोग नहीं रह रहे थे, तो ऋषि कपूर जो हैं उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई, काम शुरू हुआ, कुछ हमारी कुछ बातें हुई, बहुत डिस्कशन बैठ के ऊटी में। अच्छा। और उसके बाद वो लौट के आए और मुझे याद है अभी तक, दीवाना रिलीज़ होने वाली थी उनकी, तो स्क्रीन में उनका एक पेज का इंटरव्यू आया, अली पीटर जॉन ने लिया जी। तो मुझे फ़ोन किया, लोगों ने बताया, तो मैंने फिर स्क्रीन ख़रीदा जाके। तो उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि मैं हमेशा अच्छे डायरेक्टर राइटर की तलाश में रहता हूँ, और बहुत सालों बाद मुझे एक डायरेक्टर मिला है जो फ्यूचर का बहुत बड़ा डायरेक्टर है, उसका नाम है राजकुमार संतोषी। और बहुत सालों बाद मुझे एक राइटर मिला है जो मुझे मेरे गुरु ख्वाजा अहमद अब्बास की याद दिलाता है, वो राइटर है रूमी जाफरी। क्या बात है। अब उन्होंने इतना बड़ा बोल दिया, क्या बात। इतने बड़े आदमी से मुझे तुलना कर दी कि एक्सपेक्टेशन, हाँ, एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई। दूसरी बात, मुझे क्या फ़ायदा हो गया कि जो दूसरे बड़े डायरेक्टर थे, जो मुझे फिर भी एक चश्मे से देख रहे थे कि अभी इसको तजुर्बा हो जाए, ये बच्चा है, तो उन्होंने कहा यार ये रूमी जाफरी, ऋषि कपूर बोल रहा है। ऋषि कपूर कोई मामूली आदमी नहीं है, सेंसिबल आदमी है। उसने अगर इतनी बड़ी बात बोली तो लड़के में कोई बात है। तो वो जो था अपना, मुझे जो फ़ायदा हुआ जो दूसरे डायरेक्टर्स में, वो इसी वजह से हुआ कि ऋषि कपूर का। तो अली पीटर जॉन कई बार लिखता भी था हर 2-3 साल में कि ऋषि कपूर ने कहा था रूमी जाफरी अब्बास साहब की याद दिलाता है, कब लिखेगा रूमी जाफरी। तो मैं उसको बोलता था कि भाई मैं लिख दूंगा, तुम मुझे ला दो ना, राज कपूर ला दो तो मैं भी लिख के दिखाऊं। है क्या नहीं। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा तो ऋषि कपूर से तो उनका क्या हुआ, मेरा पर्सनल रिलेशन इतना क्लोज बन गया उनसे, इतना क्लोज कि आज पूरी इंडस्ट्री को पता है। इवन मतलब डब्बू जी हों, पूरी परिवार, मतलब नीतू जी, कृष्णा आंटी इतना चाहती थी मुझे, मतलब अपने समझो बेटे की तरह चाहती थी कि मैं, दैनिक भास्कर में मेरा कॉलम आता है मेरे हिस्से के किस्से, उसमें मैंने लिखा है कि कृष्णा आंटी मेरी जब बेटी पैदा हुई तो मेरी बेटी को देखने आई, लिफ्ट बंद थी, तो 6 माले चढ़ के आई बेचारी। अच्छा। बेटी गिफ्ट दिया, सब कुछ हो गया, चली गई। दूसरे दिन मुझे लोलो का फ़ोन आया, करिश्मा का, कि रूमी जी दादी आपके घर आई थी। हाँ, क्यों? मैंने कहा हनान को मिलने अल्फिया होती। फिर कुछ और फ़ोन, तो वो मामला कुछ ज़्यादा वो हुआ, तो मेरे को इतना इशू क्या है। तो फिर मुझे पता लगा कि कृष्णा राज कपूर अपनी फैमिली के अलावा आज तक किसी के घर ही नहीं गई। क्या बात। किसी घर नहीं जाती थी, मतलब अपनी फैमिली, या अनिल कपूर की जो मदर है ना जी, वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है जी, तो उनके यहाँ, तो वो मेरे घर आती थी। मेरे का इससे बड़ी मोहब्बत की निशानी क्या होगी कि वो मुझे अपना परिवार मानती, मेरी बेटी को आशीर्वाद देने, दुआ देने आई मेरे घर पे। तो आज मैं, कुछ मेरे दोस्त होते हैं ना जिनको सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा, उनमें से मतलब एक आदत होती है ना, ऋषि कपूर है, सतीश कौशिक, ये ऐसा था कि मतलब हर दूसरे दिन बात तो करना ही है जी, फ़ोन पे तो बात होती, चाहे मुलाकात हो या नहीं हो। जी, तो इतने सालों की आदत थी चिंटू जी के साथ। इतनी जब डायरेक्टर भी बने जी, तो मैंने लिखी फिल्म, और वो राइटिंग एक्सपीरियंस कैसा था ऋषि कपूर जी के साथ? भाई क्या था, मेरी स्टोरी मेरी थी, और उस टाइम में डेविड साहब की पिक्चर में मैं बिजी था, तो स्क्रीन पे फिर मैंने कहा था किसी और से लिखा लो, तो स्क्रीन पे लिखा था राजू सहगल और सचिन भौमिक ने। अच्छा। और फिर मेरे डायलॉग थे। ओके। लेकिन क्या है, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, जो ऋषि कपूर की जो मुझे पसंद थी, कि इतना बड़ा स्टार, इतने बड़े स्टार का बेटा, स्टार का हस्बैंड, स्टार का बाप, है ना, कपूर फैमिली से बड़ा कौन है, मगर जिन लोगों से रिश्ता था जैसे मुझसे, कि कभी भी आपको 1% इस बात का एहसास नहीं दिलाएगा कि ये स्टार, कभी नहीं। मतलब जैसे मैंने बोला कि मैं चिंटू जी नहीं, मैं मूड में नहीं हूँ, बांध रहा हूँ सिटिंग करने, आप आ जाओ घर, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट की, सीधे यमुनानगर मेरे घर में बैठे, हॉल में मम्मी लोग बैठे हैं, तो बेडरूम में हम सिटिंग कर रहे हैं। तो 1% कभी आपको ये फील नहीं दिया उसने कि ये इतना बड़ा स्टार है ऋषि कपूर, या उनके घर जाओ या कुछ भी हो। जैसे उनका एक रूटीन था, ईद पे पहले मोबाइल नहीं थे, और मैं ईद करने भोपाल जाता था, तो वो फ़ोन करते थे मुझे मुबारकबाद देने के लिए, मम्मी को भी विश करते थे। अच्छा। तो उनको मेरा लैंडलाइन नंबर बाय हार्ट था भोपाल का, अच्छा। जबकि साल में एक ही फ़ोन करते थे। अच्छा।
फिर कई बार मैं नहीं जाना था, मैं यहीं रहता था, तो भी मम्मी को वो फ़ोन करके विश करते थे। क्या बात है। तो ये चीज़ें जो है ना, अब मैं तुमको बताऊँ ना, अभी तो बोलते बोलते याद आता है, आदमी इमोशनल भी आता है। जब चिंटू जी की डेथ हो गई तो नीतू जी ने मुझसे बोला, ईद थी, बोले रूमी तुम्हारी मम्मी का नंबर भेजो। मैं क्यों? बोले कुछ काम जो चिंटू करता था मैं चाहती हूँ मैं करती रहूँ। और उन्होंने फ़ोन करके मम्मी को विश किया वो पर। क्या बात है, क्या तो ये अच्छे बड़े लोग हैं, असली बड़े आदमी कितने बड़े हैं इससे पता लगता है। और इंस्टीट्यूशंस अपने आप में है रूमी जी, मतलब क्या इनकी परफॉर्मेंसेस देख लीजिए आप, इनका बिगनेस देख लीजिए आप, इनकी पर्सनैलिटी देख लीजिए आप, इनकी शाइस्तापना इनका देख लीजिए आप, क्या हर चीज़ में। क्या फिल्में इन्होंने की हैं। आप हर फिल्म जो ऋषि कपूर की आप देखो परफॉर्मेंस, मतलब हर किस्म के रोल्स इन लोगों ने किया, चाहे वो सुभाष जी की कर्ज हो, चाहे वो दूसरा आदमी हो, चाहे वो कोई भी, इतनी सारी फिल्में जो उन्होंने की, मतलब it's really, you're very fortunate that you had great you spent so much of time with ऋषि कपूर। रूमी जी 1995 में आपने कुली लिखी, इसमें गोविंदा साहब थे। उसके बाद 2020 में आपने कुली वापस लिखी और उसमें वरुण धवन था। ये जो कमाल का जो डिफरेंस है, और सेम चीज़ लिखना दो डिफरेंट एक्टर्स के लिए, वो 1995-2000 इतना बड़ा वक्फा, इतना बड़ा टाइम स्पैन जाने के बाद एक कमाल के एक्टर से आप दूसरे कमाल के एक्टर के पास के लिए लिख रहे हैं, वो चैलेंज कैसा रहा? हाउ वाज दैट? भाई इंटरेस्टिंग क्या है वो, बड़ा इंटरेस्टिंग था बहुत, मुझे सचमुच बहुत क्या दो रीज़न थे। एक तो ये गोविंदा स्टार था और दोस्त था, करेक्ट, वरुण स्टार बाद में था, पहले मेरा बच्चा था, करेक्ट, है ना, गोद में बड़ा हुआ है, उससे मेरा बड़ा वो था। करेक्ट। तो उसको जब मैं लिखता भी था, देखता भी था, सोचता भी था, तो उसमें मेरे मिक्स इमोशन रहते थे। स्टार को भी देखता था, वो उसने बोला गोवा फिल्म फेस्टिवल में स्टेज पे बोला उसने, मैं उससे बात कर रहा था, जो आज तुम काम कर रहे हो मैं वहाँ कर रहा था। तो मैंने जब बोला ये रूमी अंकल है ना, इनकी आंखों में अभी भी वही है, उनको लगता ही नहीं कि मैं हीरो बन गया, मैं स्टार हूँ, मुझे अभी भी बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। तो वो जेन्युइन बात है, वो मेरे आंखों में, मेरे उसमें वही फीलिंग रहती है। लेकिन क्या है, वरुण देखो, वरुण के अपने हो, मैं वरुण को मस्ती भी बोलता था कि तू आज शॉट दे रहा है लेकिन इसकी रिहर्सल तू 15 साल से कर रहा है, क्योंकि ये सब शूटिंग पे रहा है, ये आउटडोर में शूटिंग पे रहा है वरुण। गोविंदा की सारी परफॉर्मेंस देख के बड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर क्या है, गोविंदा तो है ही, उसके अंदर एक सलमान भी है। अच्छा, समझे ना, उसको भी देखा ना इसमें। हाँ, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन बोलता हूँ मैं उसको, कि उसके अंदर कॉमेडी और वो जो एक नॉटीनेस है, स्वीट बदमाशी सब कुछ है, साथ में रोमांस भी है ना, सलमान वाला एटीट्यूड भी है। करेक्ट, करेक्ट, ये कमाल का कॉम्बिनेशन है। अच्छा डिफाइन किया आपने वरुण को, बहुत अच्छा। बच्चन साहब के साथ कुछ इतना आपने काम किया हुआ है, अगेन मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ रूमी भाई कि जिन जिन लोगों के साथ आपने काम किया इतनी यंग एज में, इतने टाइम स्पैन में, मतलब फ्रॉम बच्चन साहब टू एवरी, कोई ऐसा रह नहीं गया लगता मुझे जिसने इंडस्ट्री को रूल किया है उनके साथ आपने काम नहीं किया है। इट्स रियली अ मैटर ऑफ अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, और बहुत ही इंस्पायर करने वाली बात है ये रूमी। और हंसते खेलते आप काम कर रहे हो, ऐसा भी नहीं कि कोई बड़ा शोशा है, कोई बड़ा ये है, और कंटेंट ओरिएंटेड काम आपने किया हुआ है। बच्चन साहब के साथ में आपके एक्सपीरियंसेस को शेयर करो ना प्लीज़। हाँ नहीं, तुमने जब ये बोला था मैं भी सुनते सुनते ये रियलाइज़ करता हूँ कभी कभी कि सही बात है, मैं बहुत नसीब वाला रहा। मतलब अमिताभ बच्चन, जब पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना जी, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन से लेके वरुण धवन तक सबके साथ काम किया जी। बच्चन साहब जो है ना, तब मैं उनके क्या है, किस्से तो मैं लिखता भी हूँ, सुनाता भी हूँ बहुत जगह पे, लेकिन जो तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ तो कुछ मैं, क्योंकि तुम भी एक नेक आदमी हो, इतने लोगों के लिए काम करते हो, तो मैं अमिताभ बच्चन की कुछ अच्छा ही, मतलब वो भी ऐसा आदमी है जो ऐसे कैरेक्टर किताबों में ही पढ़ने को मिलते हैं, अब रियल में होते नहीं हैं। कि इतने साल का मेरा उनका रिश्ता है वो तो ठीक है। अभी लास्ट चेहरे की बात बताता हूँ। चेहरे जब शुरू हुई, जब प्लान हो गई, तो मैं आनंद भाई से मिल लिया, सब कुछ हो गया, अमित जी से फ़ोन पे बात हो गई,
और आनंद फिर- पंडित की बात। हाँ, आनंद पंडित। तो फिर ये हुआ, अमित जी ने बुलाया एक दिन मुझको और आनंद भाई को। मैं और आनंद भाई गए वहाँ जाके अमित जी के यहाँ गए, तो आनंद भाई ने मुझसे कहा कि रूमी भाई, मैंने मार्केट में प्राइस पता किया है, तो अमित जी जो मांग रहे हैं इतना उन्होंने लास्ट पिक्चर में लिया है जो थोड़ा ज़्यादा है। अगर इतना हो जाए तो मज़ा आ जाए, मगर मेरा उनसे संबंध ऐसा है कि मैं बोल नहीं सकता। कि वो अगर जितना भी बोलेंगे मुझे हाँ करना पड़ेगा। Correct. तो ये चीज़ जरा आप संभाल ला कर देखेंगे क्या होता है। जी आप बेफिक्र रहिए। गए ऊपर, मैं, आनंद भाई और अमित जी आ गए, विंग कमांडर रमेश, हम लोग बैठे। नाश्ते वाश्ते के बाद अमित जी बोले, भाई मैंने सिर्फ एक ही बात करने के लिए बुलाया, बाकी आप और रूमी सब देखिए, और मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बोलने के लिए बुलाया कि इस फिल्म में मैं फीस नहीं लूँगा। माय गॉड। तो मैं, आनंद भाई ब्लैंक हो गए, ऐसे देखा, समझे जी। बोले हाँ, ये मैं फ्री में करूँगा, पैसे नहीं लूँगा इस पिक्चर में। आप यकीन जानो, आंसू आ गए, कुछ समझ में नहीं आया कि किस तरह रिएक्ट करे। पर आनंद भाई, नहीं नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है। बोला नहीं, बस यही कहने के लिए बुलाया, इसी कंडीशन पे पिक्चर करूँगा। आनंद भाई ने उनको बहुत एक्चुअली कोशिश की है ना, लेकिन वो, और मीटिंग ख़त्म हो गई, उतरे, हमें समझ में नहीं आया कि क्या है। फिर उसके बाद एक दिन रमेश जी ने मुझसे कहा कि रूमी भाई, OTT और सेटेलाइट बिल के ही पूरी फिल्म की रिकवरी हो जाएगी, अब आप आराम बिना टेंशन सुकून से पिक्चर बनाओ। उसके बाद पोलैंड आए वो चार्टर्ड प्लेन से, और लौटे चार्टर्ड प्लेन से। तो आनंद भाई ने मुझे जाने के बाद बताया कि रूमी भाई, ये प्लेन का और होटल का भी उन्होंने ही दिया पैसे, प्रोडक्शन को नहीं देने दिए। क्या बात है, क्या ये मैं जानबूझ के सुना रहा हूँ कि लोगों को ये बातें पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं तो उनके लिए बड़े मतलब, तो रीज़न इस जनरल का रीज़न क्या था? वो नहीं चाहते थे फिल्म के ऊपर, फिल्म के बजट पे उसका बोझ पड़े, क्या बात है। तो सस्ती फिल्म हो जाए। बिकॉज यू मस्ट बी बिलीविंग इन द सब्जेक्ट ना। उनको उनको जो जिस सब्जेक्ट भी बहुत दूसरी बात, मुझसे भी मोहब्बत, रिश्ता, आनंद वही, भाई से भी रिश्ता, बिल्कुल, वो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब होता ना, इसके कोई अल्फाज ही नहीं है क्या, ना अमित जी को शुक्रिया बोलने के लिए अल्फाज हैं ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें दुनिया के सामने रहें, पता रहे लोगों को। रूमी भाई, एक और शख्स जो है आपकी लाइफ में जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं है वो, जिसका नाम है सतीश कौशिक। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। जो आपने कैरेक्टर्स क्रिएट किए उसके लिए पप्पू पेजर, शराफत अली, ये आज भी लोगों के कानों में गूंजते हैं। और इसके अलावा भी उसने जो फिल्में डायरेक्ट की, फिल्में लिखी, उसके जाने के पहले हमने कुछ साथ में महीना डेढ़ महीना गुजारा अपनी फिल्म नौटंकी के लिए, जो आपने लिखी फिल्म। वो जो वक्फा हमारा गुजरा, अनुपम जी, विवेक, अग्निहोत्री, आप हैं, हम सब, फिल्म कंप्लीट भी हो गई। सतीश कौशिक का आपके साथ कमाल की एक ट्यूनिंग, कमाल का रिश्ता आपका, और आपने जिस किस्म से समय उसके साथ गुजारा, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करिए ना। भाई सतीश वगैरह, मेरे जितने कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा जान जो सतीश भाई ने डाली है। सारी फिल्म जो मेरे उठा के देखो, साजन तेरे ससुराल में मुत्तू स्वामी, उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला, फिर शराफत अली और जितने भी कैरेक्टर थे सारे के सारे, वो तो एक्टिंग का पहलू तो अलग है, वो तो अच्छे एक्टर थे, वो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन क्या है कि इंडस्ट्री में जो कुछ लोग हैं जिनसे मेरा इमोशनल रिश्ता था जी, वही काम से ज़्यादा, उनमें से एक सतीश भाई थे। जी, सतीश भाई को इतना मिस करता हूँ। मतलब वो क्या है, अब जब नाम लो तो मेरा कानों में उनकी आवाज़ गूंजने लगती है कि वो कभी मेरा नाम फ़ोन पे जो है ना, एक बार रूमी नहीं बोलते थे। उनका स्टाइल था, हेलो रूमी 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 रूमी, तो उनका परमानेंट ये स्टाइल था, हमेशा बोलने का। तो एक पर्सनल भी हमारा रिश्ता बहुत करीबी था। हम लोग आउटडोर में भी इतना रहे हैं, मतलब दुनिया के हर कोने में, कनाडा से लेके अमेरिका से लेके बॉम्बे, हैदराबाद, सब जगह। जी, अमेरिका में आप लोड चले के टाइम पे रहे, कनाडा में मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। जी, और तो एक इमोशनल बॉन्ड बहुत तगड़ा था जी, सतीश भाई का और मेरा, एक दूसरे से दिल की बात करना, है ना, एक करेक्ट मशवरा भी चाहिए होता है ना कभी दोस्तों का आपको लाइफ में। तो उसमें से सतीश भाई थे,
कॉमेडी उन्होंने इतनी की, हंसी मजाक किस्से तो कई मिल जाते हैं, जी जी मगर जो एक होता है ना, जैसे मैंने उनकी फिल्म लिखी भी थी, जी उनकी फिल्म थी वादा, जी जो वाशु भगनानी जी ने प्रोड्यूस की थी, जी और अपना उसमें जाहिद खान और अर्जुन रामपाल थे और अमीषा पटेल, जी वो भी सतीश भाई ने थ्रिलर बनाई थी। जी 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 तो मतलब यकीन जानो, मुझे बात करने में तकलीफ़ होती है कि मैं, मेरी वाइफ आए थे डिनर पे से, हम बस कपड़े भी चेंज नहीं कर पाए थे, और मुझे बोनी साहब का फ़ोन आया, बोनी कपूर, कि रूमी साहब कहाँ हो? मैं बस घर में घुसा हूँ। बोले वो ऐसा हो गया दिलीप सतीश। मैंने क्या बात कर रहे? बोले हाँ सतीश नहीं रहा। मतलब मैं इधर टूटे पेड़ की तरह जैसे होता है ना, सोफे के नज़दीक था, सोफे पे बैठ गया। तो मेरी हना ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा तो कुछ समझ में नहीं आया, तो फ़ौरन भाग, हम दोनों भागे सीधे सतीश भाई के घर। तो शशि और वंशिका दोनों अकेले गए लग थे, सर्वेंट रो रहे थे। वहाँ पहुँचे, बड़ी मुझे पता नहीं क्यों इतना सब हुआ। फिर अनुपम खेर साहब आ गए, दुनिया भर के सब उनके भाई सारे लोग, मगर मेरा दिल और मेरा दिमाग सब कुछ होने के बावजूद ये मानने को तैयार नहीं था सतीश भाई नहीं रहे। मानने को तैयार नहीं था, पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई। मगर मुझे ऐसा पता नहीं कैसा लग रहा था कि ये कुछ सपना चल रहा है, कुछ ये सही नहीं चल रहा है। ये आज तुमको बता रहा हूँ। और मालूम है कब मुझे यकीन हुआ? जब बॉडी आई ना, तुम आए, और जब चेहरा देखा मैंने वहाँ पे जो है ना, फिर मैं भाग गया, तुमको पता नहीं है। मैं गाड़ी में बैठा, अभी मेरे बात करने में तकलीफ हो रही है, समझो ना। वहाँ मुझे लगा कि नहीं यार ये तो सच है, ये तो चला गया हमेशा के लिए। तो ये इंसान की वैल्यू जो होता है ना, जैसे ऋषि कपूर के लिए मुझे इस तकलीफ होती है जब बात करता हूँ। मैंने एक फिल्म में डायलॉग लिखा था कि कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कोई आता है तो आपको ये नहीं पता लगता कि आपने क्या पाया, लेकिन जब वो चला जाता है तो आपको ये ज़रूर पता लगता है कि आपने क्या खोया। क्या बात। तो ये चीज़ है। तो जो लोग ज़िंदगी में हैं, हमारी आसपास हैं, उनसे शिकवा शिकायत छोड़ के खूब मोहब्बत और वक्त बिताना चाहिए, बातें करना चाहिए। कल कौन नहीं हो तो अफसोस नहीं हो। जी ये सबक मैंने सीखा अपनी ज़िंदगी में अभी तक। रूमी भाई, you have been a successful writer, you have been a successful maker. राइटर्स जो आज हैं, जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, आप क्या उनको बोलना चाहेंगे कि व्हाट आर द, क्या तौर तरीके हैं, कैसे अपने आप को तैयार करें, क्या सोचें, क्या रास्ते अपनाएं टू बिकम अ सक्सेसफुल राइटर लाइक रूमी जाफरी? भाई क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक होता है शौक़, कि मुझे लिखने का शौक़ है। हो सकता है मैं ख़राब लिखता हूँ, शौक़ से कैरियर नहीं बनता। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अच्छे राइटर हो या बुरे राइटर। आप लिख सकते हो क्यों नहीं लिख सकते हो, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आदमी अपना क्रिटिक होना बहुत मुश्किल काम है ना। तो पहले तो वो इस बात को अच्छी तरह टटोल ले कि मैं किस लायक हूँ और मेरी सोच क्या है। फिल्म की सोच है, मेरी OTT की है, मेरी टीवी की है, मेरी स्क्रीन प्ले की सोच है, स्टोरी की है, डायलॉग की है। ये चीज़ें नहीं तो अपने आसपास लोगों को दिखा के इस बात में पहले 100% अपने आप को करें। ऊपर से जैसे मैंने नहीं किया, लेकिन आज बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, आदमी जिसमें सीखता भी, प्रॉपर ट्रेंड हो जाता है फिल्म लिखने के लिए, क्योंकि फिल्म एक टेक्निकल वो भी है। तो तैयारी अच्छी करे, और अगर उसने तैयारी की है, और एक चीज़ जो मैंने अपने तजुर्बे से सीखी है वो है फोकस, अपने गोल पे नज़र। फिर आप घोड़े की तरह लगा लो, और आप क्या, अगर आपने निश्चित कर लिया कि मुझे यहाँ पहुँचना है, तो आप चलना शुरू करो। आप आज पहुँचो, कल पहुँचो, 1 महीने 6 महीने में, अगर दिशा सही है, आपका फोकस सही है, तो एक दिन आप मंजिल पे पहुँचोगे ही पहुँचोगे। ये इंडस्ट्री, मेरा तजुर्बा है, इंडस्ट्री जो है ना, तुम में भी इतने साल हो गए, 24 घंटे नए टैलेंट की तलाश में रहती है।
इन लोगों की गलतफहमी है। करेक्ट। हमको 24 घंटे तलाश रहती है अच्छे टैलेंट की, और अच्छा टैलेंट अगर मिलता है तो हम उसको सर पे गोद में बिठा के रखते हैं। तो सबको राइटरों को चांस मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं मिले। अगर आप डिज़र्व करते हो और आप मेहनती हो और आपका फोकस सही है तो आपको चांस मिलेगा ही चलेगा। रूबी भाई, अब क्या रह गया है जो अभी आप वो करने की तलाश में हो? आपको लगता है कि अब ये करना चाहिए मुझे, और ये सब्जेक्ट बनाना चाहिए, और ये फिल्म बनानी चाहिए, और ये एक्टर्स होने चाहिए मेरी फिल्म में? क्या भूख है अभी नेक्स्ट? भूख यही है मेरी। जैसे मैंने चेहरे बनाई, मैं चाहता हूँ कि जब तक फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे डायरेक्टर भी कुछ ऐसी फिल्म बनाऊँ जो अच्छी भी हो और लोगों को लगे यार क्या बात है, रूमी ने ये भी बनाया है। और लिखने में भी कुछ चाहता हूँ, कुछ ऐसी फिल्में लिखूँ जो मैंने अभी तक नहीं किया है, मुझे भी मज़ा आए और लोगों को भी मज़ा आए। तो ख्वाहिशें बहुत सारी बाकी हैं, होता है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी काम निकले, कभी पूरी नहीं होती, वो तो एंड तक चलती रही। नेचुरली। कोई अच्छा शेर, आपका फेवरेट शेर सुना दीजिए जो इस पूरे तबके को, इस पूरी जो आपके जो फैंस हैं, आपके जो लोग हैं, वो उनको लगे कि नहीं ये एंड बहुत में सही। शेर से एंड क्योंकि आपके शेर इतने इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि ये जो साइड है आपका, जो है ना, लिटरेचर शेर व शायरी, ये बहुत कम लोगों को इस चीज़ का एहसास और पता भी है कि एक्चुअल रूबी जाफरी जो है ना, वो ये है जो वाकई एक डेप्थ में लिखने वाला, सोचने वाला, लैंग्वेज को समझने वाला, कल्चर को समझने वाला ये शख्स है। तब जाके इसने इतनी सारी फिल्में और इतनी बड़ी लंबी जर्नी सफ़र की है कम टाइम में। सुना दीजिए कुछ अपना। एक तो मैं खाली मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक गीत लिखने की कोशिश की, चेहरे जो मेरी फिल्म थी जी। उसमें मैंने जो टाइटल सॉन्ग था वो लिखा, जो मुझे कई लोगों ने बोला कि अच्छा स्टेटमेंट हो गया कि जिस्म चले जाएंगे पर ज़िंदा रहेंगे चेहरे। कि आदमी चले जाता है लेकिन उसका चेहरा ज़िंदा रहता है, जब नाम लो उसका चेहरा याद आता है। जी। मैं शेर वो सुनाना चाहता हूँ आखिर में, जिस शेर ने इस शहर में मुझे सबसे ज़्यादा हिम्मत दी। तो वो शेर भी अच्छा है जी। और सबके काम का शेर है, जो मैंने अपनी दीवार पर लिख के लगाया हुआ था। जी। पहला शेर है, दो ही शेर हैं, वो गज़ल का पहला शेर है, मैं हूँ गदाए हुस्न। गदा बोलते हैं भिखारी को जी। और कासा बोलते हैं भिखारी के बर्तन को। जी। मैं हूँ गदाए हुस्न, मुझे हंस के टाल दे, एक सिक्का है नज़र मेरे कासे में डाल दे। जो शेर मेरे को हिम्मत देता था, मैंने लिख के लगाया था। क्या बात। यहाँ पे स्ट्रगल पीरियड में, क्या बात। कि पीछे बंधे हैं हाथ और शर्त है सफ़र। पीछे बंधे हैं हाथ और शर्त है सफ़र, किससे कहें कि पाँव के कांटे निकाल दे। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, ये पंडित जी। कमाल है। रूबी भाई, किन शब्दों का इस्तेमाल करूं मैं आपका शुक्रिया करने का? मतलब हम दोस्त भी हैं, हम मित्र भी हैं, लेकिन सही माने में जिस किस्म की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट आपके लिए है, मेरी पूरी टीम की, एंड दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड that Ruby Bhai is coming and we all will share some good interesting time together. दोस्तों, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है लिखने में, कैमरा में, एडिटिंग में, एक्टिंग में, प्रोडक्शन में। बहुत बड़ी खूबसूरत इंडस्ट्री है हमारी, जिसे हम फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं। रूबी भाई जैसे शख्सियत जो है वो हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम है, और मैं ये रूबी भाई सामने बैठे इसलिए नहीं कह रहा हूँ। मैंने काफ़ी समय गुजारा इनके साथ और बहुत कुछ सीखने को मिला है इनके साथ उठने में, बैठने में। और नम्रता, टैलेंट, लैंग्वेज की समझ, सिचुएशंस को क्रिएट करना, और बिना शोर मचाए इतनी सारी फिल्में लिखना, इतने सारे एक्टर्स के साथ काम करना, डायरेक्टर्स के साथ काम करना। और आपने देखा इस पूरे शो में एक साधारण आदमी, एक
डाउन टू अर्थ इंसान और किस तरीके से खूबसूरती के साथ इन्होंने अपनी जर्नी का बयान किया. I'm sure you will learn a lot from this man. You will be inspired by that man, by this man, and I'm also sure that you will follow certain tips whatever he has given with his experiences, especially those writers who want to come into the industry and do some great work. Thank you. All the best. Take care.